हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है चैप्टर 8 के क्लास 4 में। और आज के क्लास में हम लोग इन सब टॉपिक को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सस्य प्रतिरूप यानी क्रॉपिंग पैटर्न को समझते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न कहते किसको हैं? तो किसी क्षेत्र में किसान कृषि के लिए जिन फसलों को चुनता है वो उस क्षेत्र का सस्य प्रतिरूप कहलाता है। यानी कि जिस फसल को चुनता है वो नहीं, ये फसल चुनने की उसकी जो एक समझ है, ये जो प्रणाली एक पद्धति जो है, इस चीज को हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। और जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इस मैप में कि ये वाला जो क्षेत्र है ये राइस, जूट और टी रीजन है। यानी कि इस क्षेत्र के किसान इन सब फसलों को चुनेंगे। चुनने के पीछे उनका लॉजिक अपना होगा, कारण होगा। उस कारण को हम आगे देखेंगे कि क्यों चुनते हैं। इसके अलावा ये वाला जो एरिया है आप देख सकते हैं कि ये गेहूं और गन्ने का क्षेत्र है, यानी यहाँ के किसान इन सब फसलों को ज़्यादा चुनेंगे। इसके अलावा ये अलग क्षेत्र है, ये जो है मेज़ और अन्य जो मोटे अनाज होते हैं उसका क्षेत्र है। ये किसका एरिया है? ये कॉटन का रीजन है। तो इस तरह से अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न भारत में है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में सस्य प्रतिरूप जो है वो बहुलता वाला है। यानी कि बहुत सारे सस्य प्रतिरूप भारत में आपको देखने को मिलेंगे। इस बहुलता वाले सस्य रूप का कारण क्या है? सस्य प्रारूप जो है इसका कारण क्या है? तो इसके कारणों को हम यहाँ देखते हैं कुछ बिंदुओं के तहत। तो सबसे पहले इन कारणों को अगर देखें तो ये सब कुछ परंपरागत कारण है, यानी कि भौगोलिक कारण यानी ज्योग्राफिकल रीजन। तो क्या क्या है? मृदा, खेत की स्थिति क्या है, वर्षा या हिमपात, नमी, ऊंचाई, ये सब जैसी स्थिति है इसी के अनुसार फसलों को चुना जाता है। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो है बहुत हद तक जो कि भौगोलिक कारक पर निर्भर करते हैं, पूरी तरह से नहीं लेकिन बहुत हद तक। यानी कि उस क्षेत्र की भोजन की आदतें क्या हैं, जो भी लोग रह रहे हैं, जिस धर्म के या जिस समुदाय के लोग रह रहे हैं, उनकी सांस्कृतिक उनका जो बिहेवियर है, कल्चरल बिहेवियर पैटर्न क्या है, उनका भोजन का आदत क्या है, त्यौहार कैसे वो मनाते हैं, परंपराएं उनकी क्या है, इसके आधार पर भी वो उन फसलों को चुनेंगे जो कि उनके सांस्कृतिक कारक से मेल खाते हैं। कुछ आधुनिक कारकों की अगर बात कर लें जो कि क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सिस्टम में मतलब कहीं ना कहीं हेल्प पहुंचाते हैं या कारक होते हैं, वो है सिंचाई, भंडारण, यातायात, विपणन, कटाई के बाद प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग आदि। इसके कारण भी बहुत हद तक निर्भर करता है कि कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न किस क्षेत्र में अपनाया जाएगा। ठीक है, ये हरित क्रांति के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मुख्य रूप से ये सब कारक जो है महत्वपूर्ण हुए हैं। इसके अलावा आर्थिक कारक भी जो इससे जुड़ा हुआ ही है। हरित क्रांति के बाद वित्तीय संसाधन की स्थिति क्या है? जैसे आप जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ही हरित क्रांति पहले पहले क्यों आई? क्योंकि इस क्षेत्र के किसान तुलनात्मक रूप से संपन्न थे, खेतों का आकार बड़ा था, वो सब भी एक कारण है। लेकिन आर्थिक कारक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आर्थिक कारक में वित्तीय संसाधन महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जैसा वित्तीय संसाधन होगा, अब वित्तीय संसाधन जहां का अच्छा था, हरित क्रांति आया और हरित क्रांति के कारण उन क्षेत्रों में भी धान की खेती होने लगी जो कि परंपरागत धान क्षेत्र नहीं था। उसी तरह से भू स्वामित्व कैसा है, भूमि का आकार कैसा है, भूमि का प्रकार कैसा है, घर की खाद्य आवश्यकताएं कैसी हैं, ये सब भी हो सकता है। इसके अलावा चारा यानी कि वहाँ पशुधन कैसा पाला जा रहा है। अगर पशुधन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाला जा रहा है और वैसे पशुओं को पाला जा रहा है जिनको चराया नहीं जा रहा है, तो फिर चारा उनके लिए अलग से उगाया जाएगा। उस क्षेत्र के लोगों का जो ईंधन है वो कैसा है, यानी कि मान लो कि एलपीजी वाला टाइम नहीं आया है, तो ईंधन के लिए भी वो क्या करेंगे? फसलों को उगाएंगे, कुछ फसलों को उगाएंगे। रेशों की आवश्यकता कैसी है, श्रम और वित्त और श्रम की उपलब्धता आदि कैसी है। तो इन सब कारकों के आधार पर भी क्रॉपिंग पैटर्न निर्भर करता है। कहीं मान लो कि अगर श्रम की उपलब्धता कम है तो श्रम गहन जो कृषि पद्धति है वो वहां नहीं अपनाया जाएगा। जहां कम श्रमिकों की आवश्यकता हो वो वैसा फसल लगाया जाएगा। तकनीकी कारक भी उसी तरह से हो सकते हैं। प्रचलित कृषि प्रणाली की अगर बात करें तो भारत में जो कृषि प्रणाली है उसकी अगर बात करें तो 65% कृषि अभी भी हरित क्रांति के बाद कहा जा रहा है, हरित क्रांति के बाद भी 65% कृषि जो है वर्षा आधारित है। और अगर वर्षा आधारित कृषि पद्धति है, इसका मतलब है कि वहां वैसे फसलों को चुना जाएगा जो वर्षा आधारित क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है, जिसमें सिंचाई की सुविधा है। इन सब क्षेत्रों के अनुसार वहां फसलों को वैसे फसलों को वहां लगाया जाएगा। क्रॉपिंग पैटर्न वहां का मतलब वैसा हो जाएगा। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी कृषि पर निर्भर बड़ी आबादी की निर्भरता, कृषि भूमि का छोटा आकार आदि के आधार पर भी क्रॉपिंग सिस्टम या पैटर्न प्रभावित करता है। मतलब अब एक
टॉपिक है निर्वाह खेती। निर्वाह खेती भी इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि क्रॉपिंग पैटर्न में, क्रॉपिंग सिस्टम में निर्वाह कृषि जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि खेती सिर्फ परिवार की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जा रही है तो फसलों के चयन में प्रभाव दिखेगा। अगर कृषि कार्य जो है व्यावसायिक उद्देश्य से किया जा रहा है, भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सिर्फ नहीं, व्यावसायिक उद्देश्य से भी किया जा रहा है, तो वहां फसलों को चुनने का जो सोच है, जो समझ है, वो चेंज हो जाएगा। तो निर्वाह कृषि का मतलब ये हो गया कि जहां के किसान या जो किसान सिर्फ अपने परिवार की भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती कर रहे हैं तो उसको निर्वाह खेती कहते हैं। ठीक है, तो भारत में मोटे तौर पर कृषि कार्य निर्वाह के लिए ही किया जाता है, व्यावसायिक गतिविधि के रूप में नहीं। ठीक है, भारत के 90% किसान सीमांत किसान है। सीमांत किसान मतलब जिनका भूमि जो 1 हेक्टेयर से कम हो। छोटे किसान यानी कि जिनका भूमि जो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में हो। अर्ध माध्यम किसान का मतलब है जिनका भूमि 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में हो। तो इस तरह के किसानों की संख्या भारत में 90% है। मतलब भारत के जितने भी किसान हैं इसमें 90% किसान इस तरह के किसान हैं। इसका मतलब है कि कृषि का जो भूमि है वो बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है। छोटे छोटे होने के कारण कृषि कार्य उस तरह का किया जाता है, क्रॉपिंग पैटर्न उस अनुसार चुना जाता है। ठीक है, ऐसा होने का कारण क्या है? तो देखो, भारत में भूमि का वितरण लमसम आप देखोगे दूसरे देशों से तुलना अगर आप करोगे तो भारत में भूमि का वितरण तुलनात्मक रूप से यानी अन्य देशों की तुलना में ज्यादा समतावादी रूप से हुआ है। यानी कि भूमि का बंटवारा ठीक ठीक ढंग से हुआ है। गरीब से गरीब व्यक्ति को गांव में भी देख लो तो उसके पास भूमि है। अगर किसी के पास भूमि नहीं है तो पूछताछ किया जाए तो पता चलेगा कि उसने या फिर उसके पूर्वजों ने जमीन बेच दिया था। लेकिन अगर बेचने के पहले देखें तो सबके पास कुछ ना कुछ भूमि रहती है। घर बनाने के लिए भूमि है और आसपास भी कुछ रहता ही है भूमि। ठीक है, तो भारत में इसलिए छोटे छोटे खेत हैं, तो इसको पॉजिटिव रूप में ही लेंगे, बहुत नेगेटिव इसमें नहीं होंगे। ठीक है, निर्वाह कृषि क्लियर हो गया। तो निर्वाह कृषि की एक विशेषता यह है कि ज्यादातर किसान अपनी जमीन पे कई तरह के फसलों को उगाते हैं। क्यों? क्योंकि निर्वाह के लिए खेती की जाती है, इसीलिए परिवार की भोजन की आवश्यकताएं जो विविध प्रकार की हैं, उनको फलों की भी आवश्यकता होगी, सब्जियों की भी आवश्यकता होगी, उनको मुख्य अनाज की भी आवश्यकता होगी, दलहन की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसलिए हर तरह की चीजों को अपने खेत से ही प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए निर्वाह कृषि की एक बहुत ही प्रमुख विशेषता हो जाती है विविधतापूर्ण कृषि। ठीक है, जमीन पर कई तरह के फसलों को लगाते हैं। दोहरी कृषि प्रणाली क्या है? दोहरी कृषि प्रणाली का मतलब है कि एक खेत में एक से ज्यादा फसलों को लगाना, 2 फसलों या 2 से भी ज्यादा फसलों को लगाना। जैसे यहाँ पैटर्न जो है दोहरी फसल का यहाँ कुछ दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। ये कुसुम का पौधा है। इससे इसके फूलों से ये जब फूल की जो पंखुड़ियां हैं जब झड़ जाती हैं, इसका भी कुछ रंग या कुछ चीज में इस्तेमाल होता है। इसके बाद जब ये झड़ जाता है तो इसके अंदर जो बीज रहते हैं उससे तेल कुछ बनता है और तेल का भी बहुत सारा इस्तेमाल है। कुसुम मुझे लगा कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए यहाँ तस्वीर लगा दी गई है। फसल पद्धति में बदलाव। अभी तक हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न कह रहे थे। क्रॉपिंग पैटर्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भारत में क्रॉपिंग पैटर्न जो है पहले कैसा था, अभी कैसा है, आगे भविष्य में कैसा होगा। तो देखो, भारत में हरित क्रांति के पहले यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले क्रॉपिंग पैटर्न कुछ अलग तरह का होता था। पूरी तरह से प्रकृति आधारित, परंपरागत, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमें मिला है उसी को कंटिन्यू किए हुए थे। हरित क्रांति के दौर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, खास करके बीज में ही परिवर्तन कर दिए। ठीक है, उसका नुकसान अभी लोग झेल रहे हैं। जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति हुई वहां के लोग झेल रहे हैं। जो कंज्यूमर है, जो खा रहे हैं उन अनाजों को, वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को झेल रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण जो है हरित क्रांति का जो काल है उसको अब उसमें जो समस्याएं हैं उसको खत्म करने के लिए सुधार कार्य यानी एलपीजी के बाद कृषि कार्य में जो है अब कृषि पद्धति में बदलाव किया जा रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। उसी संदर्भ में वर्तमान संदर्भ भी देखेंगे सुधार काल के ही दौर में। ठीक है, तो हरित क्रांति के पूर्व की अगर बात किया जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ जो क्रॉप पैटर्न है वो मुख्य रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारकों से तय होता था। इसमें स्थायित्व था, सस्टेनेबिलिटी थी, यानी जो है वही बना हुआ रहता था, लगातार बना हुआ रहता था। खेतों का, फसलों का क्षय कम से कम होता था। हरित क्रांति के दौर में सस्टेनेबल रहा क्या? नहीं। ग्राउंड वाटर का जो टेबल है वो क्या हो रहा है? नीचे हो रहा है। यानी ग्राउंड वाटर जो था उसमें एकदम कमी आ रही है, बहुत नीचे अब जाके पानी मिल रहा है। जो जमीन की फर्टिलिटी है वो कमजोर होती चली जा रही है। किसानों का इवन स्वास्थ्य खराब होता चला जा रहा है, उसको भी आप सस्टेनेबिलिटी के अंतर्गत रख लें, क्योंकि किसान ही अगर मान लो कि अस्वस्थ हो गए, एक पूरी की पूरी पीढ़ी ही अस्वस्थ हो गई। अभी पंजाब के किसानों को, बहुत ज्यादा किसानों को कैंसर हो रहा है। वहां से कैंसर
मतलब कैंसर बेल्ट कहा जाने लगा है। कैंसर ट्रेन वहां से चलती है पंजाब से राजस्थान एक जगह तक। तो अगर किसान भी उनका भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो ये भी सस्टेनेबिलिटी के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। तो पानी का जो जल स्तर है वो नीचे चले जाना, भूमि की उत्पादकता कम हो जाना, किसानों का स्वास्थ्य खराब हो जाना, ये सभी सस्टेनेबिलिटी के दृष्टिकोण से क्या है, गलत है। लेकिन हरित क्रांति के पहले देखें तो ये सब किसी भी तरह की समस्याएं नहीं आती थी, जिसे किसानों ने अपने पूर्वजों से प्रयत्न त्रुटि प्रक्रिया पूर्वजों की प्रयत्न त्रुटि प्रक्रिया यानी कि ट्रायल एंड एरर प्रोसेस के तहत सीखा था। यानी कि कोई चीज ट्रायल किया गया, उसमें कुछ गलतियां हुई, उसको सुधारा, फिर नया चीज ट्रायल किया। तो इस तरह से धीरे धीरे लंबे समय तक जो है ये कृषि प्रणाली विकसित हुई थी। वैसे तो वैदिक परंपरा ये कहती है कि हर एक चीज का उल्लेख जो है वो वैदिक परंपरा में ऑलरेडी था, उस चीज को बस प्रैक्टिस में लाना था। ये विकासवादी सिद्धांत जो है वो ये कहता है, पश्चिमी देशों का सिद्धांत, कि हर एक चीज को लोगों ने धीरे धीरे सीखा है। पहले के लोग जो है जंगली थे, असभ्य थे, ठीक है, उनको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था, धीरे धीरे कृषि और अन्य चीजों को सीखा है। लेकिन अपनी जो वैदिक पद्धति है वो ये बात नहीं कहती है, वो ये कहती है कि प्राचीन काल के जो लोग थे वो बहुत ही संपन्न, बहुत बुद्धिमान और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के थे, ठीक है। तो आप किसी भी चीज को समझ सकते हो। यहाँ तो वैसे ये कहा गया है कि भाई हीट एंड ट्रायल से धीरे धीरे सीखा है। हरित क्रांति से पहले तक देश में किसान कई फसलों के मिश्रण को समझदारी से उगाते थे। क्यों? क्योंकि जो उद्देश्य होता था वो अपने परिवार की खाद्य आवश्यकताओं को पूर्ति करना, यह मुख्य उद्देश्य होता था अधिकतर किसानों का, ठीक है। ज्यादा उत्पादकता उद्देश्य था ही नहीं, और सभी लोग कृषि कार्य करते थे, चाहे वो बहुत अमीर से अमीर व्यक्ति हो गया या सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो गया। अभी तो आप कहो कि अगर मान लो कि अंबानी, अडानी और इस तरह के जो अपने आप को बहुत पैसे वाले या फिर बहुत पावरफुल लोग हैं वो कृषि कार्य करेंगे क्या? सोच भी नहीं सकते हैं। मिट्टी हाथ में लग गया तो बहुत बड़ा दिक्कत हो गई बात। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, राजा भी हल चलाते हुए दिख जाता था, ठीक है ना, बहुत सामान्य बात थी बड़ी संख्या में। लेकिन अभी लोगों का मेंटलिटी ऐसा कर दिया गया है कि अधिकतर चीजों के लिए तुम बाजार पे निर्भर रहो, बाजार उत्पादकता करेगा या उत्पादकता करवाएगा। जैसे अभी फार्मिंग में भी हो रहा है, ठेके पे कृषि और अन्य चीजें हो रही हैं, तो बाजार हर चीज को अपने हाथ में ले रहा है। ये समस्या की बात भी है। हरित क्रांति के बाद ऐसा हुआ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बड़ी संख्या में जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। इस दौर में कृषि और कृषक दोनों लगभग क्या थे, आत्मनिर्भर थे। लेकिन हरित क्रांति के दौर में ये आत्मनिर्भरता खत्म हो गई। हरित क्रांति को नई कृषि रणनीति यानी न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी NAS कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार जो है पीटी का सवाल इस टर्मिनोलॉजी से पूछ लिया जाएगा। मेंस का भी कई बार पीटी या मेंस का सवाल इस टर्मिनोलॉजी से पूछ लिया जाएगा। अब इस टर्मिनोलॉजी को ही हरित क्रांति कहते हैं, ये आप अगर नहीं जानते हैं तो एग्जाम में ये क्वेश्चन छूट जाएगा आपसे, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। तो हरित क्रांति जिसको न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी कहते हैं, इसके कारण 1965 के बाद भारत में खेती के तरीकों में बड़ा बदलाव आया। बीज बदल गया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड आदि का इस्तेमाल होने लगा। इस बदलाव की मुख्य शक्तियां क्या थी? आर्थिक शक्तियां थी। यानी कि ये जो चेंजेस किए गए हैं इसके पीछे क्या था? आर्थिक शक्ति, आधारभूत ढांचागत शक्ति और तकनीकी प्रकृति के ये सब चेंजेस थे, ठीक है। आर्थिक प्रकृति का मतलब है कि यहां धन लगाया गया, ऊपर से मान लो कि अगर बीजों में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे होगा जब तक पैसा नहीं है? तो इसके पीछे जो है पावर पैसे का था। आधारभूत ढांचागत मामला था, यानी कि बहुत सारे चीजों को के लिए एक क्या कह सकते हैं कि एक पूरा एक सिस्टम, इकोसिस्टम डेवलप किया गया, ठीक है। इकोसिस्टम एक डेवलप किया गया और तकनीकी चीजों को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो इन सब चीजों के सहायता से हरित क्रांति हो पाई। उच्च पैदावार वाले बीजों की किस्में आई, इसको हाई यील्डिंग वैरायटीज भी कहते हैं। रासायनों व खेती में लगने वाले अन्य चीजों के लिए वित्तीय सहायता दी गई बैंकों के माध्यम से। और अभी स्थिति ये हो रही है कि इस तरह के वित्तीय सहायता के कारण किसानों को आत्महत्या तक करना पड़ रहा है। MSP, जिस पर अभी खूब विवाद होते रहता है, MSP जैसा चीज प्रोड्यूस किया गया, मतलब सामने दिया गया किसानों को एक तरह से प्रोत्साहन के रूप में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई आप इस चीज का उत्पादन करोगे तो हम क्या करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी इस मूल्य पर खरीद लेंगे। और नॉर्मली उन्हीं सब चीजों पे MSP दिया गया जिस चीज का उत्पादन सरकार या फिर जिनके द्वारा यह हरित क्रांति लाया गया था वो करना चाहते थे, गेहूं, चावल, इस तरह की चीजों का। तो किसान बेचारे क्या करें, उसको इसी पे अगर पैसा मिल रहा है ठीक ठीक तो उसका उत्पादन करेगा। इस तरह से जो क्रॉपिंग पैटर्न था उसमें बड़ा बदलाव आ गया। हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न को ही देख रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन वाले क्षेत्रों में गेहूं चावल के प्रभुत्व वाले खेती के तरीकों को बार बार दोहराया गया, ठीक है। खेती में क्या किया गया, गेहूं और चावल को बार बार दोहराया गया। भारत में खेती के पारंपरिक तरीकों में कृषि के नए उपकरणों का प्रवेश हुआ। जैसे मैंने बताया कि पेस्टिसाइड,
फर्टिलाइजर, ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी एक तरह से उपकरण ही है, ठीक है ना, टूल्स ही है। इसके अलावा पंपिंग, बोरिंग सेट, इसके अलावा ट्रैक्टर, थ्रेशर, इस तरह के बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग होने लगा। इससे क्या हो गया, कृषि कार्य जो है वो एक तरह से अभी तक जो एक संस्कार और संस्कृति थी, अब एक जो है व्यापार बन गया, बिजनेस बन गया, एक कॉमर्शियल एक्टिविटी बन गई, ठीक है। इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए कर्ज लेना पड़ेगा, एक पूरा चक्र, एक पूरा एक सर्कल एक बन गया। इसके कारण फसल चयन के भौगोलिक कारक अब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहे। पीछे जो आपने देखा था क्रॉपिंग पैटर्न के लिए एक मैप मैंने दिखाया था, तो उसमें जो क्षेत्र जैसा है, अब धान वाला वही एरिया हो सकता है जहां पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा है, लेकिन अब धान जो है पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में भी उत्पादन किया जाने लगा। दिक्कत तो होगी, ठीक है, हरित क्रांति के दौर में ये लेकिन दिक्कत हुई। 80 के दशक के उत्तरार्ध तक भारत खाद्यान्न में लेकिन आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका था। हरित क्रांति के कुछ ये भी फायदे हुए, और अब जो है ये आजीविका के स्थान पर ना करके व्यावसायिक महत्व का ये मामला बन गया। लेकिन 1996-97 तक सरकार को समझ में आ गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन खेती के तरीके पारिस्थितिकी को बर्बाद करने वाले हैं और अरक्षणीय है, यानी अनसस्टेनेबल है। ये सरकार को इतने समय के बाद, मतलब 60s में हुआ है और लगभग 30-40 साल के बाद सरकारों को समझ में आ रहा है। लेकिन समस्या यह है कि सरकार इस बात को समझते हुए भी अब कुछ ऐसे टेक्निक्स को बढ़ावा दे रही है जो कि एग्रीकल्चर को और ज्यादा व्यावसायिक बना देगी और कॉम्पिटिटिव बना देगी। सामान्य किसानों के लिए यह कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी सरकार 97 में चिरस्थायी कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लॉन्च कर रही है। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का वैसे बहुत सारा अर्थ है, ये भी एक अर्थ है कि इसमें जो है न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, इसको स्मार्ट एग्रीकल्चर भी कहा जा रहा है। स्मार्ट एग्रीकल्चर स्मार्टफोन जैसे चीजों से कंट्रोल होगा। यहां देखो ये कैमरास लगे हुए हैं, यहां जो सेंसर्स लगे हुए हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में इस तरह की चीजों को भी डाला जा रहा है। तो सरकार जिस चीज से परेशानी अपने आप को दिखा रही थी, भाई हरित क्रांति के कारण प्रॉब्लम हुई, अब वो प्रॉब्लम कहीं और ना बढ़ जाए। कृषि कार्य तो प्राकृतिक कार्य है, प्राकृतिक कार्य को प्रकृति पर ही निर्भर रहना चाहिए। इतने सारे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसान के लिए अगर होगा तो इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। साथ ही साथ नए प्लेयर्स वो आ जाएंगे और जो अभी से प्लेयर्स हैं यानी सामान्य जो किसान हैं उनकी स्थिति खराब हो सकती है। अब चलिए एलपीजी के बाद की बात कर लेते हैं। ये भी जो पीछे आपने देखा ये एलपीजी के बाद ही है, बस एग्जाम्पल इसके संदर्भ में यहाँ दे दिया गया था, ठीक है। तो एलपीजी के बाद एक्चुअली एग्रीकल्चर क्षेत्र में नई नई चुनौतियां आई, क्योंकि एलपीजी को तो कहा जाता है सुधार, लेकिन वास्तव में आप जानते हैं कि आईएमएफ के दबाव में, अर्थात इंटरनेशनल दबाव में सरकार को एलपीजी अपनाना पड़ा, ठीक है। उसकी पूरी पृष्ठभूमि पहले तैयार की गई। तो यहाँ शर्तों को चूंकि अपनाया जाएगा तो बहुत सारी चुनौतियां भी आएंगी। तो क्या क्या चुनौतियां आई उसको देख लेते हैं। पहली बात तो खाद्य सुरक्षा की चुनौती। खाद्य सुरक्षा वैसे भारत का अपना इंटरनल विषय है, बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा को लेकर के जो भारत के नीति निर्माता हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट चलाने वाले लोग हैं, उन पर प्रेशर बनाया जाने लगा। इस कारण सरकार ने 2013 में एक कानून बनाया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। वैसे सिर्फ दबाव के कारण नहीं बना, चुनाव के कारण भी बना होगा, क्योंकि 2014 में चुनाव हुआ है, ठीक है। तो जो भी हो, इस तरह का एक कानून बना। भूमंडलीकरण अगेन एक अवसर भी है और चुनौती भी है, दोनों चीज है। अवसर इसलिए है क्योंकि भारत अपना जो प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में सेल कर सकता है, पूरा दुनिया मार्केट हो गया। साथ ही साथ सस्ते उत्पादन की चुनौती भी हो गई, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने चीजों को बेचना है तो मूल्य हमारा जो है क्या होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, यानी कि ठीक ठीक होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। अब पश्चिमी देशों में जो एग्रीकल्चर किया जा रहा था, भारत में जो किया जा रहा था, दोनों के मतलब प्रकृति में बहुत बड़ा अंतर था। पश्चिमी देशों में एग्रीकल्चर कार्य या फिर पशुपालन करते हैं, उसमें नैतिकता जैसी चीजों का कोई महत्व नहीं है। लोगों को रोजगार मिलेगा, हर एक हाथ को रोजगार मिले, ऐसा भी कोई विजन नहीं है, ठीक है। एकदम डिफरेंट सोच है वहां। भारत में लोगों का सोच बिल्कुल डिफरेंट था। भारत में एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है संस्कार और संस्कृति के अंतर्गत किया जाता था, निर्वाह के लिए किया जाता था कि अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन भूमंडलीकरण के कारण कृषि का क्षेत्र जो है वो मशीनीकरण का व्यावसायिक क्षेत्र जैसा वो हो गया, ताकि वो भारतीय कृषि जो है विश्व बाजार में क्या कर सके, मुकाबला कर सके। यह WTO के कृषि संबंधी प्रावधानों, आगे हम इसके बारे में विस्तार से देखेंगे, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इसको कहते हैं। इसके अनुसार ये सभी चीजें जो है क्या हो गई, जरूरी हो गई। इस कारण से कृषि क्षेत्र में बड़े निवेश की भी आवश्यकता हो गई, इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो गई। कृषि क्षेत्र जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता था,
अब उसमें जो इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो गई। वर्ष 2000 में भारत सरकार ने कृषि को फिर उद्योग का दर्जा भी दे दिया, यानी कि कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर और ठेके की खेती, ठीक है, ये सब जो है क्या हो गया, इन सब का रास्ता खुल गया। अगर उद्योग का दर्जा हो गया तो जो उद्योगपति हैं वो कृषि कार्य करेंगे, और अंबानी अडानी जैसे लोग कृषि कार्य करेंगे, टाटा बिरला अगर कृषि कार्य करेंगे तो किसान क्या करेंगे, किसान उनकी जो है फिर नौकरी करेंगे, क्या करेंगे बेचारे। और वर्तमान में भारत के जो युवा हैं उनको तो खेती से नफरत है, उनको पशुपालन से घृणा आती है। तो अगर ऐसी स्थिति हो जाए, जो बेसिक चीज है उससे ही हमें घृणा और नफरत हमारे मन में उत्पन्न हो जाए या करवा दिया जाए, तो समझ जाओ कि देश संकट में है और वो क्षेत्र संकट में है। धारणीय कृषि, अगेन सुधार काल में धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आवश्यकता बन गई। तो इकोलॉजिकली रूप से धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल फार्मिंग समय की जरूरत बन गई, क्योंकि जलवायु परिवर्तन सहित जो पर्यावरण संबंधी जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो सामने आने लगी। भारत सरकार ने वर्ष 2002 में दूसरी हरित क्रांति का प्रस्ताव किया। फिर पीछे तो आपने देखा था कि एक इस तरह का चिरस्थायी कृषि का 1997, और यहां आप देख रहे हैं कि 2002 में दूसरी हरित क्रांति यानी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रस्ताव किया गया, जो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो समस्याएं हो गई थी उसको दूर करने के लिए, ठीक है। लेकिन इन क्रांतियों के माध्यम से नई चीजों को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है धीरे धीरे, जैसे कि उसमें GMF यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज्यादा विवाद है। भारत में तो आप जानते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक अपना मुंह नहीं खोलते हैं, बहुत सारे लोग डरे ही रहते हैं कि भाई पश्चिमी देशों से अगर जो कहा जा रहा है, पश्चिमी देशों के भी अगर रिपोर्टों को देखा जाए, वहां के वैज्ञानिक, वहां के लोगों का भी अगर फीडबैक देखा जाए, तो GM के प्रति पूरा नेगेटिव माहौल बना हुआ है। यूरोप में तो GM कर नहीं रहे, भारत में जो है फिर ये कहा जा रहा है कि भारत में चूंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लोगों का मतलब फूड रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा करने के लिए हमें GM करना पड़ेगा। फिर हरित क्रांति के कारण बहुत सारी समस्याओं को गिनाया कि ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, इन सब समस्याओं का समाधान जो है वो दूसरी हरित क्रांति के अंतर्गत इन सबको बताया जा रहा है। लेकिन बहुत गंभीरता से सरकारों को भी विचार करना चाहिए। जैसे आज हम हरित क्रांति के कारण जो समस्याएं हुई हैं उसकी गिनती कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी हरित क्रांति और बड़ा डिजास्टर लेके आए, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, कृषि वैज्ञानिकों की सुनने की आवश्यकता नहीं है, कृषकों की सुनने की आवश्यकता है, भारत के लोगों के सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि उपजाना है किसानों को, खाना है लोगों को, ठीक है। तो और जो परंपरागत तौर पे हजारों सालों से, लाखों सालों से जो कृषि कार्य चल रहा है परंपरागत रूप से, उसमें परिवर्तन करने का अधिकार तो शायद किसी को नहीं होना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य पे बात कर लेते हैं, यानी करंट सिनारियो क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया भी था कि वर्तमान की जो कृषि पद्धति है वो वास्तव में जल गहन है, यानी कि वाटर इंटेंसिव है, यानी बहुत ज्यादा जल का उपयोग किया जाता है। चाहे वो धान को बढ़ावा दिया जा रहा है, गन्ना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा इन सब चीजों में क्या हो रहा है कि सरकार छूट भी दे देती है, सब्सिडी मिल जाती है, इसलिए किसान इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं कि वाटर इंटेंसिव ये फसल है तो इसका उत्पादन नहीं करेंगे, इसका उत्पादन करेंगे। किसानों को तो पता नहीं चल पाता है ना, ये तो सरकारों का काम है। तो सरकार भी उन सब चीजों को बढ़ावा उन सब जगह में दे रही है, इंसेंटिव दे रही है, सब्सिडीज दे रही है। तो इससे उत्पन्न समस्या और समाधान, तो जैसा कि यहाँ कहा गया है कि भारत में 90% भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई कार्य के लिए होता है, उसमें से भी 60%, मतलब इसके जो 60% होंगे वो गन्ना और धान के उत्पादन में होता है, ठीक है। तो इससे हमें दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ेगा। रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग के कारण देश की मृदा की उर्वरता घटी है, अतः उर्वरकों की इष्टतम मात्रा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ जो भी उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उसका उपयोग जरूरी हो गया है। इस कारण से जो भी केमिकल फर्टिलाइजर है उसमें भी कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे नीम आच्छादित यूरिया, सूक्ष्म पोषक तत्वों को इंट्रोड्यूस करना, जैविक उर्वरकों, जल में घुलनशील उर्वरकों का उपयोग करना बेहतर परिणाम देगा। इन सब पे कार्य हो भी रहा है। जैविक एवं प्राकृतिक कृषि तकनीक को अपनाने से न सिर्फ जल उपयोग की दक्षता बेहतर होगी, तो इस पे भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो और भी कुछ मतलब पारिस्थितिक रूप से अनुकूल कृषि वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जा रहा है। तो कई सारी चीजों को किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी टॉपिक्स पर हम लोगों ने बात किया वो सब आपको समझ में आएगा। इकोनॉमी क्लास सपोर्ट करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे आप जुड़ सकते हैं। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप के तहत मुझसे जुड़ सकते हैं और आप कभी भी क्लास के रिगार्डिंग या किसी भी तरह की समस्या से संबंधित बातों के लिए संपर्क कर सकते हैं। PDF इस क्लास का और अपडेटेड जो भी मैटर होगा आपको यहाँ
मिल जाया करेगा। एक पेड ग्रुप है, एक बार आपको 249 का योगदान देना, आपको इसमें जोड़ लिया जाएगा। जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर अपने नाम और स्थान के नाम के साथ मैसेज करेंगे। लिखना सीखो एक अलग से गाइडेंस प्रोग्राम है, 100 दिनों का गाइडेंस प्रोग्राम है, एकदम से जीरो से लेकर के यूपीएससी मेंस के स्तर का लिखना आप इसमें सीखते हैं कि विशेष टेक्निक के माध्यम से। इस पे आप मैसेज करेंगे अगर आपको इसमें ज्वाइन करना है तो। वंदे मातरम आईएएस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।